नमस्कार मेरी प्यारी हॉरर फैमिली। मैं हूं आपका मिस्टर एक्स और उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया से होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड होती है कि बड़ी स्टोरी लेकर के आएं, तो आज मैं आपके लिए बड़ी स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। और देखो, स्टोरी ऐसी है कि आप बिल्कुल भी ना सुनने की गलती मत करना। देखो, आज का समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। एक तो पहले का ज़माना था कि जब घर में बड़े लोगों की बातें मानी जाती थी, और आजकल शादी विवाह की तो बातें आप पूछो ही मत। आजकल माँ बाप कोई रिश्ता लेकर के आते हैं तो लड़का लड़की लाख कमी बता देते हैं, क्योंकि आजकल लव मैरिज का, लिव इन ए रिलेशनशिप का, और हाँ एक चीज़ और, बॉडी काउंट का, इन सभी का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है। तो घर वालों की बातें तो इन्हें आदम के ज़माने की लगती हैं और सब अपने अपने लेवल पर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो इस जवानी के जोश में ये बात भूल जाते हैं कि हमारे घर वाले जो करते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन खैर, लोग कहाँ ही समझना चाहते हैं। तो एक ऐसा ही लड़का था जो अपने जवानी के दिनों में खूब सारी मस्ती करता था, और इसी जवानी के जोश में उसने इतनी बड़ी भूल कर दी जिसकी सज़ा उसके पूरे परिवार को बर्बाद होकर के चुकानी पड़ी। और मैं तो आपको भी यही कहूँगा कि इस जवानी के जोश में होश ना खोएं। थोड़ा सा सुख पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर ना लगाएं, क्योंकि जब आप होश खो देते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, यह आपको इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। तो जो भी साथी पहली बार मुझसे स्टोरी सुन रहे हैं और हमारी लॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये एक कहानी है शिवांगी की, जिसकी अभी कुछ समय पहले ही रतन से शादी हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। रतन के पिता की काफ़ी ज़मीन जायदाद थी और रतन का भी अपना छोटा बिजनेस था। रतन भी ठीक ठाक दिखता था और इसलिए शिवांगी के घर वालों ने उसकी शादी रतन के साथ तय कर दी। अब शिवांगी के घर वाले भी संपन्न ही थे, इसलिए उन्होंने शिवांगी की शादी में सब कुछ दिया, लेकिन बस लड़के का चाल चलन नहीं देखा। दोस्तों, आज भी अरेंज मैरिज की यही सच्चाई है कि लोग घर बार देखे करके रिश्ता कर लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर किसी को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है तो इसी दंपति को झेलना पड़ता है। अब पहले के समय में ऐसे रिश्ते चल जाया करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसे रिश्तों का चलना लगभग बिल्कुल नामुमकिन है। अब शिवांगी भी जब शादी करके यहाँ पर आई तो वो काफ़ी कुछ नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ रहते रहते शिवांगी को पता चला कि रतन का चरित्र सही नहीं है। वो ऐसी वैसी औरतों के पास जाता है, और इस बारे में शिवांगी को रतन के फ़ोन में काफ़ी सबूत भी मिले। और जब उसने इस बारे में रतन के माता पिता को कहा तो उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए बोली, अरे तो क्यों इतनी सी बात पर तमाशा करके रखा है, ये तो बड़े घरों के शौक होते हैं। अब ये सुनकर शिवांगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि औलाद इसलिए नहीं बिगड़ती क्योंकि उसके दोस्त उसे बिगाड़ते हैं, बल्कि इसलिए बिगड़ती है क्योंकि उनके माँ बाप खुद उन्हें सह देते हैं। खैर, शिवांगी को ये सब कुछ सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, हाँ जैसे आप खुद ही यहाँ वहाँ मुंह मारती हैं, शराब पीती हैं, वो आपका बेटा करेगा तो आपको गलत कहाँ लगेगा। अब शिवांगी ने ये बात अपनी सास को सब लोगों के सामने बोली थी, जिस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, और उन्होंने शिवांगी के साथ मारपीट भी कर दी। अब शिवांगी ने ये बात फ़ोन करके अपने पापा को बता दी, और वो वहाँ आकर के शिवांगी को ले जाते हैं। घर में रतन की इस हरकत की वजह से इतना कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो अभी भी वैसे ही था। यहाँ तक कि उसने शिवांगी को फ़ोन किया और कहा कि जैसे गई हो वैसे ही वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें वापस लेकर आने से रहा। ये सुनकर के शिवांगी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने फ़ोन रख दिया। उसी रात को शिवांगी के भाई उसे समझाने लगे कि देखो, ऐसे घर नहीं बसता, घर बसाने के लिए थोड़ा सा सहना पड़ता है, इसलिए वो कल के कल ही उसे छोड़ आएंगे, यानी उसके ससुराल में। ये सुनकर के शिवांगी बोली, देखो आप लोगों ने मेरी शादी करवाई है तो आप लोगों को इसमें मेरा साथ देना चाहिए। अगर आप लोग ये नहीं कर सकते थे तो अच्छा होता कि मुझे पहले ही बोल देते, जिससे मैं लव मैरिज तो कर लेती। आप लोग मुझे पता है उसमें साथ नहीं देते, तो अभी भी कौन सा साथ दे रहे हो। अब उसके घर वालों ने उसकी बात बिल्कुल भी ना सुनी, और अब शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने कमरे में पूरी रात जागती रही और अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन उसके घरवाले बिना उसकी रजामंदी के उसे घरवालों की कसम देकर उसके ससुराल छोड़ आए, और ससुराल वालों से कहा कि वो शिवांगी को ज़्यादा मुंह ना लगाएं और ना ही उसके ऊपर हाथ उठाएं।
अब यहाँ पर रतन के घर वाले उसे यहाँ आने तो नहीं देना चाहते थे, लेकिन आस पड़ोस के लोग उनके बारे में इस तरह तरह की बातें बना रहे थे। इस वजह से उन्हें उसे रखना पड़ा, लेकिन अब कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। शिवांगी अपने काम करती और सो जाती, और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि एक रोज जब शिवांगी घर के बगीचे में अपनी सहेली से फोन पर बातें करते हुए टहल रही थी, तभी उसकी नज़र एक गमले पर पड़ी। बहुत से पत्तों वाला वो गमला अपने अंदर कुछ समेटे था, लेकिन क्या, ये शिवांगी को समझ में नहीं आ रहा था। वो उसके पास गई और उसे टटोलने लगी, और ठीक इसी दौरान उसने देखा कि उस गमले के अंदर एक पायल थी। पायल का ये डिजाइन काफी अलग था, और ये एक पैर में पहनने वाली पायल थी। अब शिवांगी ने सोचा कि ये पायल इसी घर के किसी की है, और वो उस पायल को अपनी सास के पास लेकर गई और बोली, मुझे ये पायल वहां पर मिली, ये क्या आपकी है?" अब ये सुनकर उसकी सास बोली, "मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, पहले तू मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग, और तब ही मैं तुझे माफ करूंगी।" ये सुनकर के शिवांगी गुस्से में बोली, "एक तो आपसे अपने बेटे में संस्कार भरे नहीं जाते, और इसके लिए भी मैं माफी मांगू? बिल्कुल नहीं, जाओ भाड़ में।" ऐसा बोलकर के शिवांगी वहां से चली गई। वो पायल लेकर शिवांगी अपने कमरे में आ गई। उसने वो पायल ध्यान से देखी। वो पायल काफी खूबसूरत थी, और इतना ही नहीं, उसमें एक अलग तरह का आकर्षण था जो कि शिवांगी को पहनने के लिए अपनी ओर खींच रहा था। अब शिवांगी ने वो पायल पहन ली, और ऐसा होते ही उसके शरीर को एक तेज झटका लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि धीरे धीरे उसका शरीर पर से कंट्रोल हटता जा रहा है। उसने बहुत कोशिश की अपने आप को कंट्रोल में रखने की, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। और एक समय ऐसा आया जब शिवांगी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और उसके आगे क्या हुआ उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो बस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देख सकती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। शिवांगी ने अपने आप को छुआ और फिर बोली, "आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया अपना बदला लेने का। अब मैं इसे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ।" इसके बाद शिवांगी अपने कमरे से बाहर आई, वह रसोई में गई और वहां जाकर गैस पर चिमटा गर्म करके खुद को लगा लिया, और इसके बाद वो जोर जोर से चीखने लगी। उसके चीखने की आवाज सुनकर घर के सारे लोग वहां पर आ गए, और इसी दौरान पड़ोसी भी वहां आने लगे। और तभी मौका देखकर शिवांगी ने वो चिमटा अपनी सास के हाथों में पकड़ा दिया, और अब वो उनका हाथ पकड़कर ऐसे दिखाने लगी जैसे वह उसका हाथ जला रही हो, और शिवांगी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो किसी तरह से उन दोनों को अलग किया, और फिर उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत बोली, "अरे ओ हेमलता, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुझे पता है ना आजकल बहू के ऊपर ऐसे अत्याचार करने पर क्या सजा मिलती है? और तू है कि फिर भी अपनी बहू को कैसे परेशान कर रही है? अरे अपने नालायक बेटे को तो संभाल नहीं सकती और बहू के ऊपर ऐसे जुल्म कर रही है।" अब ये सुनकर के शिवांगी रोते हुए बोली, "क्या बताऊं आंटी जी, इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है। आए दिन मेरे साथ मारपीट होती है, मुझे भला बुरा बोला जाता है, और आज जब मैंने इनसे कहा कि रात में यह फिर पी के आए थे, तो इन्होंने मुझे सजा देने के लिए चिमटे से मेरा हाथ जला दिया। ये तो अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गए, वरना तो पता नहीं क्या होता।" ये बोल करके वो दोबारा से रोने लगी। ये सुनकर हेमलता जी हैरानी से बोली, "अरे क्यों झूठ बोल रही है? जरा भगवान से तो डर। अरे पुष्पा, तुम नहीं जानती, इसने खुद ही चिमटा गर्म करके हमने हाथ पर लगाया था।" ये सुनकर के दूसरी औरत बोली, "पर यह भला ऐसी हरकत क्यों करेगी? हम लोग तुम्हें इतने सालों से जानते हैं, और इस लड़की को भी इतना तो जान गए हैं कि इसका दिमाग पूरी तरह से सही है। देखो, यह शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर रहना है तो ढंग से रहो, वरना हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, और दोबारा तुम अपनी बहू को परेशान नहीं कर सकती।" यह सुनकर हेमलता की बेटी जीवा बोली, "अरे आप लोगों को समझ नहीं आता क्या कि हमने इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और यही जानबूझ करके ऐसा कर रही है, ये हमें फंसाना चाहती है।" ये सुनकर दूसरी एक औरत बोली, "कौन किसे फंसा रहा है यह हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने अपने बेटे के बारे में इन लोगों को पहले से नहीं बताया, और अब जब तुम लोगों की पोल पट्टी खुल गई है तो सारा इल्जाम बहू पर डाल दो। अरे बहू कौन सी इधर उधर मुंह काला करती है या वो शराब पी करके आती है? अपने बेटे को तो समझाते नहीं है, ऊपर बहू के ऊपर इल्जाम लगा दो। और जीवा, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, और अगर तुम्हें तुम्हारा भाई और तुम्हारे घर वाले इतने ही ज्यादा दूध के धुले लगते हैं तो तुम अपनी शादी भी किसी ऐसे ही परिवार में करवाना। हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए।" और ये बोलकर के वो सारे लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हेमलता जी बोली, "तूने जानबूझकर सबके सामने यह दिखावा किया कि हम तेरे साथ मारपीट करते हैं,
और अब तो तेरे साथ हम असली में ही ये सब करेंगे। और ऐसा बोलकर हेमलता जी ने शिवांगी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर अगले ही पल शिवांगी ने उनकी कलाई पकड़ ली और फिर उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। और ये देख करके जीवा हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवांगी ने उसकी माँ को थप्पड़ मारा है। वो गुस्से में शिवांगी की तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ऐसे थप्पड़ मारने की। ये बोलकर के वह शिवांगी के बाल पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल शिवांगी ने उसके बाल पकड़े और उसकी माँ के ऊपर उसे दे मारा। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे के ऊपर पड़े पड़े करहा रहे थे। और ठीक इसी दौरान शिवांगी बोली, तुम्हें माँ बेटी तो औरत के नाम पर कलंक हो। सच में तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी और अब मैं इसका बदला तुम लोगों से चुन चुन करके लूंगी। और याद रखना, तुम लोग अगर यह बात किसी को बताओगे भी तो भी कोई यकीन करने वाला नहीं है। बहुत सह लिया मैंने और अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। ये बोलकर के शिवांगी अपने कमरे में चली गई। वहीं दोनों माँ बेटी भी किसी तरह से एक दूसरे को संभालते अपने कमरे में आई। और तभी जीवा बोली, माँ आपने तो कहा था कि लड़की एकदम गाय है, हम जैसे रखेंगे वैसे रहेगी, लेकिन यहाँ तो इसने हमारे ऊपर हाथ उठा लिया। मेरा क्या है, मैं तो शादी करके एक दिन चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना आपका जीना हराम हो जाएगा, इसलिए इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये सुनकर के हेमलता जी बोली, तू चिंता मत कर बेटा, इसका इंतजाम मैं कर दूंगी। इसके ज्यादा ही पर निकल आए है ना, आने दे रतन को, आज वही इसकी अकल ठिकाने लगाएगा। और अब दोनों माँ बेटी घर में बाकी लोगों के आने का इंतजार करने लगी। शाम के समय केदार जी घर पर आए, यानी कि शिवांगी के ससुर। तो दोनों माँ बेटी के फूले हुए चेहरे देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों आज इतनी चुप क्यों है। वहां आसपास शिवांगी भी घूम रही थी, इसलिए वह दोनों कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई। लेकिन फिर जब वह अपने कमरे में गए तो हेमलता जी ने उन्हें सारी बातें बताई। यह सुनकर केदार जी बोले, क्या शिवांगी ने ऐसा किया? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकती है। अरे मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है वो। तभी तो मैंने सोचा कि अपने रतन के साथ ये सही रहेगी, वरना कोई और लड़की होती तो बिल्कुल नहीं रह पाती। ये सुनकर हेमलता जी बोली, अरे तो क्या हम दोनों झूठ बोल रहे हैं? उस लड़की ने हमें मारा है, देखो मार मार के हमारा क्या हाल कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने अपने हाथ पर चिमटा लगा के पूरे मोहल्ले में यह बता दिया कि मैंने उसके हाथ जलाए हैं और पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो रही है। यह सुनकर केदार जी बोले, देखो मुझे इस बात पर यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं इस बारे में शिवांगी से बात करता हूँ कि वह आगे से ऐसा नहीं करे। इसके बाद केदार जी शिवांगी के पास गए और उससे इस बारे में बात की। तब शिवांगी बोली, मैंने इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया, ये लोग जानबूझकर मेरे बारे में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपको क्या है, आपने तो पहले ही अपने बेटे को बिगाड़ने के बावजूद अपने आंख कान पर पट्टी बांध दी और अब तो मेरे ऊपर ब्लेम डाला ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने ये किया है तो आप मुझे इस झूठे रिश्ते से निकाल दीजिए और मुझे इसके बदले में हर्जाना दे दीजिए। ये सुनकर केदार जी भड़क गए, क्योंकि रतन की शादी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से हुई थी। क्योंकि किसी भी लड़की का बाप किसी शराबी और चरित्रहीन आदमी से अपनी बेटी की शादी कैसे करवाएगा। अब इन लोगों ने किसी तरह से झूठ बोल करके यह शादी तो कर दी थी, लेकिन अगर उन्होंने शिवांगी और रतन का तलाक करवाया तो शिवांगी हर्जाने के तौर पर मोटी रकम ले जाती। इसलिए केदार जी बोले, देखो बेटा, रिश्ते संभालने पर ही संभलते हैं, वरना टूटते देर नहीं लगती। मुझे पता है हमने झूठ बोल करके यह शादी करवाई थी, लेकिन तुम एक समझदार लड़की की तरह इस रिश्ते को संभाल लो। और रही बात रतन को समझाने की, तो मैं समझाऊंगा और इन दोनों माँ बेटी को भी समझाऊंगा कि दोबारा से ऐसी कोई घटिया हरकत ना करे। ऐसा बोलकर के केदार जी अपने कमरे में गए और हेमलता जी और जीवा को काफी भला बुरा कहा और बोले, एक तो तुमसे एक लड़का नहीं संभलता, उसे बिगाड़ दिया। मैंने जैसे तैसे उसकी शादी करवा दी है, लेकिन उसकी शादी बनाए रखना तुम्हारे और खुद के हाथ में है। अब ये सब फालतू का तमाशा करना बंद करो और दोबारा से ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे मेरी और बदनामी हो। हेमलता जी और जीवा ने उन्हें समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन वह तो समझ ही नहीं रहे थे और अब यह दोनों रतन के आने का इंतजार करने लगे। देर रात को रतन आया जरूर, लेकिन शराब के नशे में धुत उसके दोस्त उसे घर तक लेकर आए थे और उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर है। जीवा और हेमलता जी ने उसे नशे की हालत में सब बताया भी, लेकिन वह तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। और तब हेमलता जी बोली, अभी तो इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, एक काम करते हैं, कल सुबह से इस बारे में बात करते हैं। अब अगली सुबह जब रतन होश में आया
तो हेमलता जी ने रो रो कर उसे सारी बात बताई और ये सब सुनकर रतन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो शिवांगी से लड़ने लगा। वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी केदार जी ने उसे रोक लिया और कहा, तुम लोग क्या अब घर में पुलिस बुलाकर ही मानोगे? देखो जो हो गया उसे भूल जा और अब यह बात यहीं पर खत्म करो और कोशिश करो कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो और तुम दोनों भी शिवांगी से दूरी बना लो। अब रतन अपने पिता से थोड़ा डरता था, इस वजह से वह उनके सामने कुछ ना बोला और उसने शिवांगी को छोड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद केदार जी भी चले गए और अब घर में दोबारा से ये तीनों औरतें ही थी। अब केदार जी के कहे मुताबिक हेमलता जी और जीवा अपने कमरे में थी और इसी दौरान अचानक से हेमलता जी को कुछ जलने की बदबू आई। जब भी हेमलता जी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो पाया कि उनके घर के बाहर आग लगी हुई थी और ये सब देखकर हेमलता जी काफी ज्यादा घबरा गई और वहां से बाहर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन आग अब तक विकराल रूप ले चुकी थी। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह थी कि उनके कमरे के आसपास के अलावा और कहीं भी आग का नामो निशान तक नहीं था और ये सब देखकर हेमलता जी को लगा कि हो ना हो ये आग शिवांगी ने ही लगाई होगी और यही सोचकर हेमलता जी जोर जोर से चीखने लगी। उनके चीखने की आवाज सुनकर जीवा अपने कमरे से बाहर आई और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ घर की नौकरानी और शिवांगी भी वहां पर पहुंच जाती है। वो इतनी जोर जोर से चीख रही थी कि उनके घर के पास में रहने वाले लोग भी वहां आने लगे। अभी हेमलता जी के पास आने के बाद जीवा ने उनसे चीखने का कारण पूछा। तभी हेमलता जी बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम लोगों को ये आग दिखाई नहीं दे रही? जरूर ये आग इस शिवांगी ने लगाई होगी। अब देख क्या रहे हो? ये आग बुझाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अभी तक के आस पड़ोस के लोग भी वहां पर आ गए थे और उन्होंने हेमलता जी को ये बोलते हुए सुन लिया था। अब जीवा को ये सुनकर के थोड़ी सी शर्म आ रही थी और इसलिए वो बोली, माँ तुम भी अच्छा मजाक करती हो, कहाँ पर है यहाँ आग? और फिर उसने आस पड़ोस के लोगों से कहा, अरे आप लोग जाइए, मेरी माँ मजाक कर रही है। अब ये सुनकर के वे सारे लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जीवा हेमलता जी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, माँ आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ कोई आग नहीं है और आप प्लीज सबके सामने ऐसी हरकतें करना बंद करो। यह सुनकर हेमलता जी बोली, अरे सच में यहाँ आग है, इस शिवांगी ने मुझे जलाने के लिए यह आग लगाई है और तू ये आग जल्दी से बुझा दे। यह सुनकर जीवा को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो अपनी माँ के पास गई और बोली, देख लिया ना कि यहाँ पर कोई आग नहीं है, अगर यहाँ आग होती तो मैं जलती नहीं क्या? माँ आप अपने कमरे में जाओ, सब कुछ सही है। अभी हेमलता जी के चेहरे पर हैरानी के बहाव थे। उन्हें अब वो आग दिखाई देनी बंद हो गई थी, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने जो देखा वो क्या था। क्या उन्हें सच में वहम हुआ था? यही सारे सवाल बार बार उनके दिमाग में आ रहे थे। जीवा उन्हें अपने कमरे में ले आई और आराम करने को कहा। शाम को जब केदार जी घर पर आए तो जीवा ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, शायद माँ को कोई दिमागी बीमारी है, हमें इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये सुनकर के रतन बोला, तुम कहना क्या चाहती हो कि माँ पागल है? देखो उन्हें उस समय वहम हो गया होगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है और अब मैं नहीं चाहता कि उनके सामने ये सब कुछ बोलकर उन्हें और ज्यादा दुखी किया जाए। तभी केदार जी बोले, वैसे तो हमें पता चलने पर कोई एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बात भी सही है, इसलिए हमें एक आध बार और ये हादसा होने पर ही कुछ करें तो अच्छा रहेगा। अब सबको ये बात ठीक लगी और फिर सब लोग इस बात को भूल जाते हैं। उसी रात को रतन को अपने किसी दोस्त के साथ बाहर जाना था और वो आज रात देर से घर पे लौटा। वो पूरी तरह से नशे में धुत था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि किसने दरवाजा खोला था। वो उस शख्स को नजरअंदाज कर अपने कमरे में आया। कमरे में आकर उसने देखा कि शिवांगी बिस्तर पर बैठी हुई थी और इस दौरान उसने अपना सिर घुटने पर टिका रखा था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रतन बिस्तर पर लेटा और फिर सोने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान उसने पाया कि शिवांगी अब भी बिस्तर पर वैसे ही बैठी हुई थी और ये देखकर रतन ने शिवांगी से कहा, ए शिवांगी ऐसे क्यों बैठी है, सो क्यों नहीं रही? उसने ये कहा ही था कि तभी शिवांगी ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और रतन को देखा। शिवांगी की आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी, जिस वजह से उसकी आंखें सफेद लग रही थी। और फिर अगले ही पल शिवांगी चेहरे पर सपाट भाव लिए दोहरी आवाज में बोली, मरने के बाद नींद कहाँ आती है? यह सुनकर के रतन का सारा नशा एकदम से उतर गया। वो काफी ज्यादा घबरा गया
और इसी वजह से वो डरते हुए कमरे से बाहर की तरफ भागा। वो दरवाजे की चौखट तक आया ही था कि तभी अचानक से उसके सामने एक औरत आ खड़ी हुई। उस औरत के बाद आगे की तरफ थे, जिस वजह से रतन उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। उसे एकदम से अपने सामने देखकर रतन घबरा कर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन फिर अगले ही पल वो अपने पीछे खड़ी शिवांगी से टकरा गया। रतन फटी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो यही सब सोच रहा था कि तभी उसके सामने मौजूद उसे अज्ञात महिला ने कहा, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना रतन, और हम दोनों शादी से पहले 2 साल तक साथ में भी रहे थे। फिर तुमने मुझे क्यों मारा? मैं तो तुम्हारे साथ ही सब तरह से मैनेज कर रही थी ना, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस औरत के इतना कहते ही उस औरत के चेहरे पर मौजूद बाल हट गए और अब उस महिला का चेहरा उसे साफ दिखाई दे रहा था। उस औरत की आंखों की पुतलियां गायब थी, चेहरा पूरी तरह से सफेद था। और फिर वो चेहरे पर गुस्से के भाव लेकर के बोली, बताओ मुझे रतन मेहरा, क्यों मारा तुमने मुझे? जब तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो 2 साल तक मुझे अपनी रखेल बना करके क्यों रखा? तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे अभी शादी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पहले तुम्हारी बहन की शादी करनी है, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहना चाहते हो और शादी तो एक फॉर्मेलिटी है, वो तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें अपनी पत्नी माना है और मैं चाहता हूं कि तुम और मैं हमेशा साथ में रहें। यही कहा था ना तुमने मुझसे? मेरी जिंदगी खराब करके तुम और तुम्हारा परिवार अपना घर बसाने चले हो ना। अब देखो मैं तुम लोगों का क्या करती हूँ। यह सुनकर के रतन घबराते हुए बोला, मुझे मुझे माफ कर दो निशा, मैं बहक गया था। मुझे माँ ने बोला कि जब तक मेरा मन भरता है मैं तुम्हें अपने साथ रखूं और मन भरने के बाद तुम्हें छोड़ दूं। मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम मुझे छोड़ नहीं रही थी। तुम मेरे खिलाफ पुलिस में गई थी जिससे हमारी बदनामी हो रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी मौत के पक्ष में नहीं था। अब ये सुनकर दिशा अपना भयानक चेहरा रतन के पास लेकर के आई और बोली, अगर इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो फिर तुमने अपने हाथों से मेरा गला क्यों घोटा? तुम्हें पता था कि मैं माँ बनने वाली थी, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके बावजूद तुमने मुझे मार डाला। तुमने मुझे मारकर मेरे बच्चे को भी मार डाला और अब मैं तुम सबके साथ वो करूंगी, उसके बाद कोई भी किसी भी लड़की के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश नहीं करेगा। ये सुनकर के रतन चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके मुंह के अंदर एक ही तरह का काला धुआं घुस रहा था जो कि उस औरत के शरीर में से निकल रहा था। इसी के साथ ही रतन वहीं पर बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वो अपने बिस्तर पर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात में उसने जो देखा वो सपना था या हकीकत। वो इसी बारे में सोचते हुए कमरे से बाहर आया। अब तक केदार जी जा चुके थे और बाहर हॉल में हेमलता जी बैठकर चाय पी रही थी। रतन ने आसपास देखा और फिर किसी को वहां ना पा करके रात वाली सारी बात अपनी माँ को बता दी। यह सुनकर हेमलता जी बोली, अरे धीरे बोल, अगर उसे चुड़ैल को पता चल गया तो वो हमारा जीना हराम कर देगी। और देख, मुझे नहीं लगता कि वो दिशा वापस आ सकती है। भला मुर्दे भी जिंदा हुआ करते हैं क्या? देख, सीधी सी बात है, तूने ज्यादा पी ली थी और उसी में तूने ये सब सपना देख लिया था। ये सुनकर के रतन कुछ सोचते हुए बोला, हाँ शायद आपने सही कहा, सब कुछ ठीक है। और इसी दौरान शिवांगी वहां आई और बोली, अरे माँ बेटू में क्या बातें हो रही है? यह सुनकर हेमलता जी बोली, इससे तुझे क्या, तू अपना काम कर। यह सुनकर के शिवांगी बोली, मैम मैं अपना ही तो काम कर रही हूँ, अब हर मामले में आपसे राय लेने का क्या मतलब है? मतलब आपको तो वैसे ही पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तो आप कहाँ सही से राय दे पाओगे? ये सुनकर के रतन बोला, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? और जो हो वहीं बन करके रहो। यह सुनकर के शिवांगी कुछ देर तो शांत रही और फिर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, कभी कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वो एक वार्निंग हो। खैर मुझे क्या, तुम्हारी मर्जी। बोलकर के शिवांगी वहां से चली गई। वहीं कुछ देर बाद रतन भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल पड़ा। अब इस शाम के समय हेमलता जी को कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जाना था और संयोग से उस समय रतन वापस आ चुका था और इसलिए हेमलता जी ने उसे भी अपने साथ चलने को कहा। और अब रतन और हेमलता जी मार्केट में जाने के लिए रतन की गाड़ी में निकल पड़े। वो लोग कुछ आगे ही गए होंगे कि हेमलता जी गाड़ी में बैठी बैठी अचानक से चीखते हुए बोली, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी मोड़ो जल्दी, देखो सामने से ट्रक आ रहा है। ये सुनकर रतन बोला, माँ ये तुम क्या बोल रही हो? सामने से कोई ट्रक नहीं आ रहा, आप शांति से बैठे रहो।
ये सुनकर हेमलता जी बोली, अरे तूने आज कितनी पी रखी है, जो तुझे सामने से आता हुआ इतना बड़ा ट्रक नहीं दिख रहा? तू जल्दी से गाड़ी मोड़ वरना हम मारे जाएंगे। देख वो आ रहा है, वो हमारे बिल्कुल पास आ रहा है। तब रतन बोला, अरे माँ सब ठीक है, आप समझते क्यों नहीं, सामने से कुछ नहीं आ रहा। हेमलता जी ने गुस्से में रतन को देखा और फिर जल्दी से गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ करके घुमा दिया और ऐसा होते ही उनकी गाड़ी सड़क के किनारे मौजूद डिवाइडर से टकरा गई। इन सब से इन दोनों के सिर पर काफी चोटें आई थी और ये दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। यहाँ किस्मत से इन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी और ये दोनों बच तो गए थे, लेकिन कुछ दिनों तक इन्हें आराम करने के लिए कहा गया था। होश में आते ही जब उनसे पूछा गया कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो रतन गुस्से में बोला, और कैसे हुआ होगा, माँ का दिमाग खराब हो गया है और इन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है और बस इसी वजह से इन्हें हमारी गाड़ी के आगे ना जाने कौन सा ट्रक दिखाई दिया और इन्होंने हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी जो हम बच गए, वरना तो इन्होंने हमें ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह सुनकर के सब लोग हेमलता जी को भला बुरा कहने लगे और तब हेमलता जी बोली, एक तो मेरी वजह से हम दोनों की जान बची, ऊपर से तुम लोग मुझे ही ऐसे बोल रहे हो। अरे इसने उस समय पी रखी थी, इसलिए उसे इतना बड़ा ट्रक दिखाई नहीं दिया। अभी हेमलता जी की बातों से रतन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके घर वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों में से किसकी बात का भरोसा करें, क्योंकि रतन भी अक्सर शराब पीता था और हेमलता जी को वहम होने लगे थे। इसलिए इन लोगों ने अब इन्हें दोनों से ही कहा कि वे लोग अकेले कहीं पर भी ना जाएं। अब कुछ दिनों के बाद ये दोनों अस्पताल से घर आ जाते हैं और तब रतन केदार जी से बोला, मतलब अपने पापा से, कि मुझे लगता है पापा कि माँ के साथ कोई दिक्कत है, क्योंकि सच में वहाँ कोई ट्रक नहीं था। इससे पहले बात और खराब हो, हमें उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तब केदार जी कुछ सोच करके बोले, हाँ हमें इस बारे में कुछ करना तो चाहिए, लेकिन हमें ये हेमलता को पता चले बिना करना होगा, क्योंकि वो नहीं मानेगी कि उसके साथ कोई समस्या है। अब रतन को भी ये बात ठीक लगी और अब वो लोग किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचे। वहां आकर के उन्होंने उन्हें सारी बात बताई और तब वह डॉक्टर बोले, मुझे सारा कुछ समझ में आ गया है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हर काम अपने हिसाब से करवाने की आदत हो जाती है और फिर ऐसे में जब कभी कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती तो उस वजह से दिमाग के ऊपर असर होता है। यहाँ पर आपकी पत्नी के साथ भी यही हो रहा है। मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख करके दे रहा हूँ, आप उन्हें दिन में 3 बार खिलाइए। 1 महीने तक वो दवाइयाँ खिलाने के बाद वो बिल्कुल सही हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, जब तक उनकी दवाइयाँ चलती है आप लोग उनकी सारी बातें माने, जिससे कि उनका दिमाग शांत रहे। अब वो सारे इसके लिए मान गए और अब ये लोग वहां से घर आने लगे। यहाँ पर केदार जी और रतन को काम था, इसलिए वो लोग अपने काम पर चले गए और शिवांगी को कहा कि वो ये दवाइयाँ लेकर के घर चली जाए। अब शिवांगी ने ऐसा ही किया, वो दवाइयाँ लेकर घर तो गई, लेकिन ये वो दवाइयाँ नहीं थी जो डॉक्टर ने लिखी थी, बल्कि वहां से उसने दवाइयाँ चेंज करवा ली थी। अब शिवांगी ने घर आकर वो दवाइयाँ जीवा को दे दी और कहा, मम्मी जी वैसे ही मुझसे नाराज रहती है, इसलिए वो मेरे हाथ से दवाइयाँ नहीं खाएगी, इसलिए आप ही इन्हें ये दवाइयाँ खिला देना। जीवा ने उसके हाथ से वो दवाइयाँ ले ली और अपने साथ लेकर के चली गई और हेमलता जी से कहा, माँ एक्सीडेंट की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, इसलिए डॉक्टर ने आपके लिए ये दवाइयाँ लिखी है, इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अभी हेमलता जी को अपनी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसके हाथ से दवाइयाँ ली और खा ली। दवाई खाने के बाद उन्हें नींद आ गई और वो सो जाती हैं। अब ये नींद आने का काम हर रोज हो रहा था, जिस वजह से वो अब घर वालों से काफ़ी कम बात कर पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब हेमलता जी ऐसा कुछ कर भी नहीं रही थी जो अजीबोगरीब हो। इस वजह से सब लोगों को लग रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और अब घर की सारी जिम्मेदारी शिवांगी ने उठा ली थी और कोई उससे कुछ भी पूछता भी नहीं था। इन्हीं सब के दौरान एक रात को रतन अचानक से उठा। उसके पेट में काफी तेज दर्द हो रहा था, जो कि उससे सहन नहीं हो रहा था। उस समय रात के 2 बज रहे थे। रतन ने सोचा कि इतनी रात को सबकी नींद क्या ही खराब करना, इसलिए वो ऐसे ही सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए वो बाहर टहलने लगा। उसे लगा कि हो सकता है कि पेट में गैस बन गई हो और इसी वजह से वो यहाँ वहाँ टहलने लगा। कुछ देर बाद उसे एक लड़की की आवाज आई, बचाओ बचाओ। वो आवाज उसकी माँ के कमरे से आ रही थी और वो आवाज उसे काफी जानी पहचानी भी लग रही थी। रतन अपनी माँ के कमरे के बाहर आया और दोबारा से वो आवाज आने का इंतजार करने लगा।
अब कुछ देर बाद उसे कमरे के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाजें आई। वो आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी और इसी वजह से रतन ने दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश की। वो ये आवाज सुन ही रहा था कि तभी उस दरवाजे में से दो हाथ निकले और रतन को जकड़ लिया। और ऐसा होते ही रतन दरवाजे से लगभग चिपक सा गया। वो अपना पूरा जोर लगाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल ही नहीं पा रहा था। वो मदद के लिए आवाज देने ही वाला था कि तभी वो हाथ वहां से गायब हो गए और अब ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वहां पर कुछ हुआ ही न हो। रतन हैरानी से आसपास देख रहा था। अब वहां से उन सिसकियों की भी आवाज नहीं आ रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो इसी बारे में सोच रहा था कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। अब इससे रतन काफी ज्यादा डर गया और वो एकदम से पलटा। अब पीछे मुड़ते ही उसने पाया कि उसकी बहन जीवा उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर रतन ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? अब जीवा थोड़ी परेशान लग रही थी और रतन के इस सवाल ने उसे और भी ज्यादा परेशान कर दिया था और इसलिए वो बोली, क्या बताऊं भैया, आजकल मुझे कुछ सही नहीं लगता। इस घर में कुछ अजीब तरह की वाइब्स आती है। माँ भी देखो अचानक से कैसे बीमार हो गई। पता नहीं क्यों मुझे इन सब में दिशा का हाथ लग रहा है। अब दिशा की बात सुनकर के रतन को वो रात याद आ गई जब उसने दिशा को उस भयानक रूप में देखा था और फिर उसने वो बात जीवा को बताई और तब जीवा बोली, तुम्हें याद है उस समय पापा घर पर नहीं थे और वो 2 महीनों के लिए बाहर गए थे और तभी तुम दिशा को यहाँ लेकर के आए। तुम और वो इस घर में पति पत्नी की तरह साथ में रह रहे थे, या यूं कहे कि तुमने उसे शादी का झांसा देकर उसे अपनी रखेल बना करके यहाँ पर रखा हुआ था और फिर तुमने उसे मार डाला। शायद वो ही हमसे बदला ले रही है। अब जीवा की बातों से रतन को गुस्सा आया और वो बोला, उससे मैंने अकेले ने नहीं मारा था और बात यहीं रफा दफा करने में तुम भी मेरे साथ थी, इसलिए मेरे ऊपर नाम ना ही लगाओ तो अच्छा है। जीवा बोली, देखो जो हो गया उस पर कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मुसीबत को जल्दी यहाँ से दूर करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये बात ज्यादा बड़ी बन जाए। रतन अब थोड़ा टेंशन में आ गया था, इसलिए वो बोला, देखो हम ये कर तो दे, लेकिन पापा को क्या बोलेंगे? उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने तो मुझसे साफ कहा था कि वो मेरी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं, इसलिए मैं किसी भी लड़की के साथ प्यार वार ना करूं। लेकिन तुम लोगों ने मुझे इसके लिए पूरा साथ दिया। जीवा बोली, तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम किसी तांत्रिक को ढूंढकर घर पर बुला लेना और उस दिन तुम छुट्टी ले लेना। उनके आने से पहले ही ये काम हो जाएगा और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अब रतन को भी ये बात सही लगी और अब वो अगले दिन से किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। लेकिन यहाँ उसके साथ एक बात और हुई और वो ये कि उसके पेट का दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। वो पेट की दवाई लेता जिससे उसे कुछ समय के लिए तो आराम मिलता, लेकिन दवाई का असर खत्म होने के बाद दोबारा से दर्द चालू हो जाता। वो इससे परेशान हो चुका था और इसलिए वो किसी डॉक्टर के पास गया। जब भी डॉक्टरों ने उसके पेट की जांच की तो पाया कि उसके पेट में कुछ तो था जिसकी वजह से उसे परेशानी हो रही थी। और उसी का पता लगाने के लिए जब उन लोगों ने आगे की जांच की तो पाया कि उसके पेट में एक ट्यूमर था और उसने रतन के नाजुक अंगों को भी चपेट में ले लिया था, जिसकी वजह से रतन के बाप बनने की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। ये झटका रतन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसे लगा कि ये उस डॉक्टर की गलतफहमी होगी और इसलिए उसने किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना ही सही समझा। उसने किसी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन नतीजा यही निकला और इसलिए अब रतन तांत्रिक को छोड़कर अपना इलाज करवाने में लग गया। डॉक्टरों ने कहा कि वो ठीक तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनानी पड़ेगी। अब मरता क्या ना करता, इसलिए अब रतन ने शराब पीना छोड़ दिया, देर रात को घर आना भी छोड़ दिया। अब रतन को ऐसा देखकर केदार जी को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानते थे और वह इतनी आसानी से तो सुधर ही नहीं सकता था। इसलिए एक रात उन्होंने इस बारे में उससे पूछ ही लिया, लेकिन रतन ने उन्हें सच ना बोलकर बताया, अरे वो शराब की वजह से मेरे लीवर में ज़्यादा परेशानी आ रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि शराब छोड़नी पड़ेगी, तो बस मैंने छोड़ दी। अब उसके इस जवाब से केदार जी संतुष्ट हो गए और उन्होंने ये बात भी आई गई कर दी। अब तक हेमलता जी को दवाइयाँ देते देते महीना भर होने को आया था और आज जब वो डॉक्टर उनसे आकर के मिला और पूछा कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना, तब उन्होंने कहा, अरे मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन मेरे घर वालों का दिमाग खराब हो गया है। ये लोग घरों में पागलों की तरह चीखते हैं और मुझे भी सड़ा हुआ खाना देते हैं। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अभी डॉक्टर को उनकी ये बात काफ़ी अजीब लगी, इसलिए उन्होंने उनके घर वालों से अकेले में कहा, इनके ऊपर तो उन्हें दवाइयों का थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ। आप लोग इन्हें दवाई तो सही से दे रहे हो ना? तब केदार जी बोले, जी हाँ, हम बिल्कुल ये समय से दवाई दे रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी मेरी बेटी जीवा ने उठा रखी है। डॉक्टर बोले, अच्छा एक बार वो दवाइयाँ मुझे ला करके दिखाना। तब शिवांगी कमरे से जाकर से दवाई ले आई। उसे दवाई को देखकर वो डॉक्टर हैरानी से बोले, अरे आप लोग पागल हैं क्या? ये कौन सी दवाई आप लोग दे रहे हैं? ये तो जानवरों को खिलाने वाली दवाई है। केदार जी ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा गए और बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने यही दवाई तो लिखी थी और मैंने खुद खरीदी थी, फिर ये बदल कैसे सकती है? अब वो डॉक्टर बोले, देखिए मैं पागल नहीं हूं जो ये दवाई दूंगा, जरूर किसी ने इनकी दवाई चेंज कर दी है। इतने में शिवांगी तपाक से बोली, अरे लेकिन उन्हें दवाई तो उनकी खुद की बेटी ही खिला रही थी, वो उनकी दवाई क्यों बदलेगी? डॉक्टर ने कहा, देखो मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैंने इन्हें कौन सी दवाई दी थी। आप लोग इन्हें 1 महीने से दवाइयाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आ रही होंगी, इसलिए जल्दी से जल्दी इनका फुल बॉडी चेकअप करवा लो। अब ऐसा बोलकर डॉक्टर तो वहाँ से चले गए और अब घर में जीवा को सब डांटने लगे और वो उससे पूछने लगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब भी हेमलता जी भी ये सब बातें सुन रही थी और ये सब सुनकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था और इसलिए वो बोली, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? मैंने हमेशा तुम लोगों को अच्छा चाहा, तुम लोगों की सारी जिद पूरी करने की कोशिश की और इसके बावजूद तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो। मैंने सबक सीख लिया कि अपने दुश्मनों पर भरोसा करो, लेकिन औलाद पर तो बिल्कुल नहीं। अभी हेमलता की बातें सुनकर केदार जी को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि ये सारी गलती उनके बच्चों की ही तो थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि जीवा ने आखिर ऐसा क्यों किया। हेमलता जी ने अब किसी के भी हाथ से पानी तक लेना बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें हर समय डर लगा रहता था कि कहीं वो लोग उन्हें मार ना डालें। अब डॉक्टर की बातें सुनने के बाद हेमलता जी ने जब अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया तो पता चला कि उनके अंदरूनी अंग काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके थे और बचने के लिए उनका काफ़ी लंबा इलाज चलेगा। अब हेमलता जी इसका इलाज तो करवाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक गड़बड़ और हो गई। इन्हीं सब के दौरान एक रात को जब हेमलता जी सो रही थी तो उन्हें कमरे के बाहर से खटपट की आवाज़ आई। वो आवाज़ें सुनकर के हेमलता जी को लगा कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया और इसलिए उन्होंने केदार जी को उठाया। जब केदार जी ने ध्यान से सुना तो पाया कि बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और इसलिए केदार जी बोले, अरे बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तुम सो जाओ, सब ठीक है। तब हेमलता जी गुस्से में बोली, तुम लोगों को तो मेरी बात पर कभी भरोसा होता ही नहीं है। आज तुम लोगों की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। क्या पता, हो सकता है कि बाहर चोर हो और हमें समय रहते पता चल गया है तो चोरी रोक लेते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कल तक हम लोग लुट जाएं। यहाँ केदार जी ने ध्यान से बाहर की आवाज़ें सुनी थी। बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हेमलता जी मान ही नहीं रही थी और इसलिए उन्होंने उन्हें यकीन दिलाने के लिए बाहर जाने का फैसला किया। केदार जी हेमलता जी के साथ बाहर आए और उन्हें सारी जगह दिखाने लगे ताकि उनका शक दूर हो जाए। और इसी दौरान उन्होंने एक जगह इशारा करते हुए धीमे से कहा, वो देखो, वहां पर कोई छिपा हुआ है। जब केदार जी ने उस तरफ देखा तो वहां सच में कोई था, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि जीवा थी। उसे देख करके केदार जी बोले, अरे वो तो जीवा है, लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? ऐसा बोलकर के वो जीवा के पास जाने लगे। इसी दौरान जब हेमलता जी ने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि वो जीवा नहीं बल्कि कोई नकाब पहना आदमी था और उसके हाथ में एक धारदार हथियार भी था। ये देखकर हेमलता जी काफी ज्यादा घबरा गई और चीखते हुए बोली, वहां मत जाइए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन केदार जी ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। हेमलता जी को लग रहा था कि वो नकाबपोश कभी भी उनके पति के ऊपर अटैक कर सकता है और इसलिए अब उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा। यही सोचकर के हेमलता जी ने पास में रखा फूलदान उठाया और तेजी से उस नकाबपोश की ओर बढ़ गई। अब इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हेमलता जी ने वो फूलदान उसे नकाबपोश के ऊपर दे मारा और ऐसा होते ही उसे नकाबपोश की आकृति जीवा में बदल गई। वो सच में जीवा ही थी और हेमलता जी ने गलती से अपनी ही बेटी के ऊपर अटैक कर दिया था।
अपनी बेटी को ऐसे देखकर हेमलता जी काफी ज्यादा घबरा गई और उनके हाथ से वो फूलदान छूट गया। वो रोते हुए जीवा को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जीवा को काफी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। हेमलता जी लगातार रोई जा रही थी और केदार जी उनके ऊपर चिल्लाए जा रहे थे। पागल औरत, अपनी ही औलाद को मारने पर तुली है। पहले हमारे बेटे को मारने की कोशिश की और अब बेटी को भी मारना चाहती है। अब उनकी ये बातें हेमलता जी को और भी ज्यादा दुखी कर रही थी और इसलिए वो रोते हुए बोली, आपको लगता है कि मैंने ये जानबूझ करके किया है? मुझे जीवा की जगह कोई नकाबपोश दिखाई दिया था और मुझे लगा कि वो आपके ऊपर हमला करने वाला है और इसीलिए मैंने ये किया। अगर मुझे पता होता कि ये हमारी बेटी है तो मैं ये कभी ना करती। अब तक के उनका शोर शराबा सुनकर शिवांगी और रतन भी कमरे से आ गए और बाहर आते ही उन्हें ये समझते देर ना लगी कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। तब रतन गुस्से में बोला, मुझे तो लगता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है। इनकी वजह से देख लेना हम में से कोई ना कोई तो ऊपर जरूर जाएगा, इसलिए इनका कुछ करो। तब केदार जी बोले, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जीवा को अस्पताल लेकर के चलो। इसके बाद रतन ने जीवा को उठाया और सारे उसे अस्पताल ले आए। यहाँ डॉक्टरों ने पूछा कि आखिर जीवा की हालत ऐसे कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि जीवा ऊपर से नीचे गिर गई थी। अभी डॉक्टरों ने समय पर इलाज करके जीवा को बचा लिया था और अब वो खतरे से बाहर भी थी, लेकिन हेमलता जी को जीवा के पास जाने नहीं दिया गया कि कहीं वो उसे दोबारा से चोट ना पहुंचा दे। हेमलता जी अपनी बेटी के पास जाने को तड़पती रही, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इसके अगले दिन जीवा को होश तो आ गया, लेकिन वो खुद ही हेमलता जी से डर डर कर रह रही थी। लेकिन हेमलता जी के रोने के कारण आखिरकार उन्हें जीवा के पास ले जाया गया। इसके कुछ दिनों के बाद जीवा को तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अब घर में सारे लोग सतर्क हो गए थे कि पता नहीं कब ये किस पर अटैक कर दे। लेकिन इस तरह से हमेशा तो नहीं चल सकता था, इसलिए केदार जी और रतन ने मिलकर के एक कठोर फैसला किया और वो ये था कि हेमलता जी को पागल खाने में भर्ती करवा दिया गया। यहाँ पागल खाने ले जाने के लिए भी उनसे डॉक्टर के पास जाने का झूठ बोला गया था और जब ये दोनों उन्हें छोड़कर के आ रहे थे तो हेमलता जी खूब रोई और बोली कि अब वो दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए उन्हें यहाँ ना छोड़ा जाए। लेकिन उन लोगों ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें वहीं छोड़ दिया। इन सब के कुछ दिन बाद देर रात को शिवांगी ने रतन को उठाया और कहा कि बाहर से किसी आदमी की आवाजें आ रही है। तब रतन शिवांगी के साथ कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि कोई अनजान आदमी जीवा के कमरे में जा रहा था। ये देख करके रतन को थोड़ा शक हुआ और उसने छिप करके जब जीवा के कमरे में झांका तो पाया कि उस आदमी ने जीवा को गले लगाया हुआ था। अपनी आंखों से अपनी बहन को ऐसे किसी आदमी की बाहों में देखकर रतन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इसी समय शिवांगी ने केदार जी को भी बुला लिया। रतन ने गुस्से में जीवा के कमरे का दरवाजा खटखटाया और जीवा ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो रतन ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। वो लड़का जीवा के कमरे में कहीं छिप गया था, लेकिन रतन ने उसे बाहर निकाला। वो दोनों सिर झुकाए उनके सामने खड़े थे और तभी शिवांगी बोली, तभी इसने मम्मी जी को वो गलत दवाइयां दी थी, हो ना हो उन्हें इनके इस कांड का पता चल गया होगा। ये सुनकर के जीवा गुस्से में बोली, अपना मुंह बंद रखो समझी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और अगर ऐसा है भी तो तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली। अब इससे पहले कि कोई कुछ बोलता केदार जी ने उसे एक थप्पड़ मारा और बोले, एक तो गलती करती है, ऊपर से ऐसे तेवर दिखाती है, मैं कुछ दिनों के अंदर अंदर ही तेरी शादी करवा दूंगा। अब उन लोगों ने उस लड़के को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। जब उस लड़के के घर वालों को यह बात पता चली तो इस पर भी बहुत हंगामा हुआ। सब लोगों ने जीवा के चरित्र पर ही काफी उंगलियां उठाई। इससे रतन को काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए एक शाम को उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने जीवा से गुस्से में कहा, तुम्हारे यहाँ वहां मुंह मारने की वजह से हमारी कितनी बदनामी हो रही है, इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा भी है? अब जीवा इतने दिनों से सबकी सुन ही रही थी और आज उसके भी सब्र का बांध टूट गया था, इसलिए वो गुस्से में बोली, तुम तो मुझे ज्ञान ना ही दो तो अच्छा है। यहाँ समाज बिरादरी में अपनी रखेल को यहाँ रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैं तो फिर भी छिप छिप कर रही थी, लेकिन तुम तो खुले आम ही उसके साथ मुंह मार रहे थे। अब केदार जी को यह बात नहीं पता थी, लेकिन आज उन्हें इसका पता चल ही गया। लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि शिवांगी भी ये सब कुछ सुन रही थी। उन्होंने उन दोनों को जैसे तैसे शांत करवाया और फिर बाद में उन दोनों से बात की
उन्हें यह तो पता था कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई लड़की आती तो थी और उन्होंने रतन को मना भी किया था कि वो किसी भी लड़की से दूर रहे, लेकिन उनके मना करने के बाद भी बात यहाँ तक पहुंची होगी इसका उन्हें अंदाजा नहीं था और अब वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने जीवा की शादी करवाने का सोचा। लेकिन यहाँ पर भी एक परेशानी आ गई थी और वो ये कि जीवा उस लड़के के बच्चे की माँ बनने वाली थी। इसलिए ना चाहते हुए भी अब केदार जी को जीवा की शादी उस लड़के से करवानी पड़ी। इधर लड़के की माँ को जीवा पसंद नहीं थी, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता था, इसलिए ये शादी करवा दी गई। लेकिन वो जीवा को उठते बैठते ताने देती थी और हेमलता जी के साथ जो जीवा ने किया उसकी वजह से तो वो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीती थी। वो ही नहीं बल्कि घर का कोई भी सदस्य नहीं पीता था। जीवा और वो लड़का एक दूसरे को लेकर सीरियस नहीं थे, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते थे और ना ही केदार जी जीवा को ऐसे अपने घर में रखने को तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ रतन ने अपना काफी इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता था। इन्हीं सब के दौरान एक रात को जब रतन बाथरूम जाकर वापस आया तो उसकी नजर शिवांगी के पैरों में मौजूद उस पायल पर पड़ी और उस पायल को देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वो इस पायल को पहचानता था। उसने उसी समय शिवांगी को नींद से जगाया और पूछा कि आखिर ये पायल उसके पास कैसे आई। तब शिवांगी बोली, ये तो मुझे आपकी मम्मी ने दी थी, क्यों इस पायल में कोई खराबी है क्या? अब रतन उससे क्या ही बोलता, इसलिए कुछ नहीं बोल करके सो गया। वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा हो, और इतना ही नहीं, उसे उसके चेहरे पर ठंडी हवा के थपेड़े भी महसूस हो रहे थे। इन सब की वजह से उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। उसने जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो पाया कि सब कुछ सामान्य था। रतन ने इसे अपने मन का वहम समझा और फिर पलट करके सोने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक सफेद भयानक चेहरा उसकी आंखों के एकदम सामने आ गया। उसे चेहरे के अचानक से सामने आने की वजह से रतन डर करके चीख पड़ा और फिर तभी पीछे से शिवांगी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब रतन का ध्यान शिवांगी की ओर गया और जब उसने वापस पहले वाली जगह की तरफ देखा तो पाया कि वहां पर कोई भी नहीं था। रतन ने शिवांगी से कुछ भी कहकर बात को वहीं पर रफा दफा कर दिया और अभी वह सोचने लगा कि आखिर उसके साथ ये सब क्या और क्यों हो रहा है। अगले दिन उसने हेमलता जी से इस बारे में बात करने का सोचा और वो पागल खाने गया और हेमलता जी से पूछा, माँ क्या आपने शिवांगी को दिशा की पायल दी थी क्या? उसकी बात सुनकर हेमलता जी हैरानी से बोली, अरे उसकी पायल मेरे पास कहाँ से आएगी? और अब रतन को ये समझते देर ना लगी कि जरूर शिवांगी को कहीं से दिशा की पायल मिल गई होगी या फिर उसने शिवांगी को पजेस्ट कर लिया है। और तभी उसे याद आया कि कैसे उस रात दिशा उससे मिली थी और शिवांगी भी उसके वश में लग रही थी। और अब तो उसे लगने लगा था कि घर में जो भी अजीब हो रहा है उसके पीछे हो ना हो दिशा का ही हाथ है, और इसलिए अब वो किसी तांत्रिक को ढूंढने लगा। और इतना ही नहीं, वो अपनी माँ को भी पागल खाने से घर ले आया, लेकिन इस दौरान उनसे ये भी कहा कि दिशा की आत्मा दोबारा से आपको भ्रम में डालकर कुछ उल्टा सीधा करवाएगी, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। हेमलता जी इसके लिए मान गई और अब वो दोनों मिलकर किसी तांत्रिक को ढूंढने लगे। लेकिन इन सबको एक सप्ताह बीतने को आया था, उन्हें कोई तांत्रिक मिल ही नहीं रहा था, इसलिए ये लोग ओझा को लेकर के आ गए। लेकिन वो ओझा फ्रॉड था। जब ओझा इस घर में आया तो शिवांगी को देखकर उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई और वो बोला, इस लड़की के शरीर में किसी चुड़ैल का साया है, इसलिए इसकी शुद्धि करके इसे निकालना पड़ेगा और इसके लिए इसे मेरी बात माननी पड़ेगी और आप लोग हमें ये शुद्धि करते हुए नहीं देखेंगे। यहाँ पर ये ओझा एक नंबर का ढोंगी था। इसकी नीयत शिवांगी के ऊपर खराब हो गई थी, इसलिए वो ऐसा कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। रतन ने शिवांगी से कहा कि जैसा ओझा जी बोले वैसा करो। शिवांगी ने हाँ कर दिया और फिर कमरे के अंदर आते ही उस ओझा ने शिवांगी को गलत तरीके से छूने की कोशिश की, लेकिन शिवांगी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं तो चाहती थी कि थोड़े समय तक मैं इसे और जारी रखूं, लेकिन अब लगता है कि मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। तुम्हें डोंगी पाखंडी लोगों को ऐसे ही छलते हो और तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर के शिवांगी ने उसका मुंह कस कर के पकड़ लिया। वो शिवांगी के चंगुल से निकलने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवांगी के अंदर आज अलग ही तरह की एनर्जी थी। इसके बाद शिवांगी ने उसके मुंह पर फूंक मारी, जिसमें एक काला सा धुआं निकलकर उसके नाक मुंह से उसके अंदर चला गया और फिर शिवांगी ने उसे छोड़ दिया। वो पाखंडी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। शिवांगी ने उसे लांगा और फिर दरवाजा खोला। उसके सामने रतन और हेमलता थे।
और शिवांगी को ऐसे अपने सामने देखकर उन्हें समझते देर ना लगी कि क्या हुआ होगा। और इसलिए रतन गुस्से में बोला, तुझे एक बार मार दिया है, लेकिन तू फिर भी मरती क्यों नहीं? रुक जा, इस बार तुझे दोबारा मार देता हूं। तब शिवांगी अपनी भयानक आवाज में बोली, मुझे मारने से तुम लोग बचने नहीं वाले, क्योंकि जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, इसके बदले में मैंने तुम्हारे साथ वो किया है कि तुम कभी पिता भी नहीं बन सकते। तुम्हारी बहन जिसने मुझे मारने में तुम्हारा साथ दिया था, वो अब पूरी जिंदगी अपने ससुराल में गालियां खाएगी। अगर मैं तुम्हारी पत्नी ना बन सकी, तो वो भी अपने पति की पत्नी कभी भी नहीं बन पाएगी। और तुम्हारी ये माँ जो तुम्हें बहुत ज्ञान देती थी, इसकी पूरी जिंदगी तो पागल खाने में गुजरेगी। ये सुनकर के हेमलता जी गुस्से में बोली, तुझे क्या लगता है कि तेरी बद्दुआ हमें इतनी आसानी से लग जाएगी? रुक जा तुझे। हेमलता जी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी शिवांगी के शरीर को एक तेज झटका लगा और इसी के साथ ही वो बेहोश होकर के गिर पड़ी। वहीं हेमलता जी का अब अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। उन्होंने रतन के बाल पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया और इस दौरान रतन खुद को उनसे छुड़वाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश सफल ही नहीं हो रही थी। इन्हीं सबके दौरान केदार जी वापस घर आ गए और उन्होंने आस पड़ोस के लोगों की मदद लेकर हेमलता जी को कमरे में बंद किया। उन्होंने उसे वापस पागल खाने में भर्ती करवा दिया और अब उन्हें अकेला ही रखा जा रहा था। रतन ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की कि वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही, और इसके लिए उन्होंने उन्हें पूरी बात भी बता दी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसकी सजा माँ को मिल रही है, इसलिए आप कैसे भी करके इस लड़की की आत्मा को यहाँ से निकलवा दीजिए। केदार जी को अपने परिवार पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इन लोगों की इस गलती की वजह से आज इन सभी लोगों के साथ ये सब हो रहा था। लेकिन अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए वो किसी भी तांत्रिक को ढूंढने लगे। लेकिन काफी महीने हो गए, उन्हें कोई तांत्रिक मिला ही नहीं। अब तक जीवा को बच्चा भी हो गया था और उसके बच्चे से तो उसके ससुराल वाले अच्छे से रहते थे, लेकिन जीवा के लिए उनके मन में कोई जगह नहीं थी। वहीं पागल खाने में अकेले रहते रहते हेमलता जी का दिमागी संतुलन हिलने लगा था, यहाँ तक कि उनको शारीरिक बीमारियां भी हो रही थी। उन्हें उठने बैठने में काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। इससे केदार जी को समझते देर ना लगी कि यह कौन करवा रहा है, और इसलिए उन्होंने शिवांगी से कहा, देखो, मुझे पता चल गया है कि तुम उस लड़की से जुड़ी हुई हो। मुझे पता है कि मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ काफी गलत किया, लेकिन तुमने इसका बदला भी ले लिया है, इसलिए अब तुम सब कुछ यहीं पर खत्म कर दो। तब शिवांगी बोली, इन लोगों ने चोरी की होती तो इन्हें जाने देते, लेकिन यहाँ पर इनकी वजह से आज मैं और मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अगर मैं इन लोगों की वजह से खुश नहीं रह सकती, तो इन्हें भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। अब केदार जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मुसीबत से अपने परिवार को बचाएं, और फिर तभी उन्हें शिवांगी का ख्याल आया और वो बोले, देखो, तुम इन लोगों को सजा देना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन इसमें इस लड़की का क्या कसूर है? आखिर इसका घर क्यों खराब करना? प्लीज तुम इसे छोड़ दो। तब शिवांगी सोच में पड़ गई और फिर वो बोली, ठीक है, मैं तुम लोगों को जाने दे रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं इस रतन और इन्हें माँ बेटी को जिंदगी भर का दर्द जरूर दूंगी, ताकि ये पूरी जिंदगी वैसे ही तड़पें जैसे मैं तड़प रही हूँ। केदार जी ने सोचा कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकती है, और अगर करेगी भी तो ये इन तीनों के कर्मों का फल होगा। इसके बाद शिवांगी वहीं पर बेहोश हो गई, और जब वो होश में आई तो वो बिल्कुल सामान्य थी। केदार जी अब हेमलता जी को घर पर ले आए, लेकिन उनकी दिमागी हालत सही नहीं हुई थी, और इसी के साथ ही उनका चलना फिरना भी बंद हो गया था। और एक समय ऐसा आया जब उनके निचले शरीर ने पूरी तरह से लकवा मार दिया था, और अब वो पेशाब वगैरह सब बिस्तर पर ही कर रही थी। उनका इसके लिए इलाज तो चल रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी के हाथों रतन की मेडिकल रिपोर्ट लग गई थी, और उसे पढ़ने के बाद उसे पता चला कि रतन उसे कभी मां बनने का सुख नहीं दे सकता। शिवांगी ने रतन और उसके परिवार पर धोखाधड़ी का केस कर दिया, और इसकी वजह से रतन और उसके परिवार की काफी बदनामी हो रही थी। इसलिए उन्होंने शिवांगी को समझाना चाहा कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने कहा, आप ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि कमी आपके बेटे में है, लेकिन अगर यही कमी मेरे अंदर होती तब तो आप लोग मुझे तलाक दे देते ना। अरे, जब आप लोग अपने बारे में सोच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मुझे किसी नामर्द के साथ नहीं रहना। केदार जी को पता चल गया था कि शिवांगी को रोकने का अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने दोनों का तलाक करवा दिया और शिवांगी को पैसा भी दिया।
यहाँ सबको लग रहा था कि रतन का इलाज चलेगा तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अब तक इस बात को 10 साल हो चुके हैं। शिवांगी ने किसी और से शादी कर ली है और वो अपने परिवार के साथ खुश है। हेमलता जी अब भी बिस्तर पर हैं और अब तो उनके सोचने समझने की शक्ति भी जा चुकी है। वहीं जीवा की रोज रोज की किच किच से परेशान होकर उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली है और अब जीवा अपने बच्चे के साथ अपने माता पिता के घर पर रहती है। वहीं रतन का इलाज अब भी चल रहा है और डॉक्टरों ने तो इतना तक कह दिया कि शायद ही अब रतन ठीक हो और इस वजह से रतन की दोबारा किसी से शादी भी नहीं हो पा रही है। केदार जी अपने परिवार को ऐसे देखकर काफी दुखी हैं, लेकिन आज इन लोगों की जो हालत है उसके जिम्मेदार ये लोग खुद हैं और जब तक दिशा इन्हें माफ नहीं करेगी तब तक इनके साथ ऐसा ही होगा और लगता नहीं कि वो उन्हें माफ कर पाएगी। यहाँ पर केवल रतन की जवानी की गलती की वजह से आज उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। न उसकी माँ सही थी, न उसकी बहन सही थी और खुद रतन की जिंदगी भी खराब हो चुकी थी। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिंदगी के चंद सुख पाने के लिए आप इतने बड़े सुख की कुर्बानी मत दीजिए। जानता हूँ कि जवानी में सभी के साथ ऐसा होता है और सभी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए दोस्तों कि इस प्रकार की चीजों में कोई सुख नहीं है। इसमें केवल और केवल रिश्तों की बर्बादी होती है। और आजकल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चल रहा है, अनजाने लोगों के साथ वन नाइट का रिश्ता बना लेते हैं, यह चीज़ हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैला रही है और इसका असर अभी पता नहीं चलेगा। जब आज से थोड़ा समय गुजर जाएगा तो पूरे समाज में ये चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। किसी बात का, किसी चीज़ का, किसी इंसान का कोई मोल नहीं रह जाएगा और हम एक सड़े गले समाज का हिस्सा बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप तो इन सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे अपनी पूरी लाइफ में। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो आखिर तक स्टोरी सुन रहे हैं। तो जो भी आखिर तक सुन रहे हैं वह मुझे ये बताइए कि रतन ने दिशा के साथ क्या किया था जिसकी वजह से दिशा आज उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। चलिए अब कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। दीपिका पंजाब से, राजेंद्र बंसल इंग्लैंड से, कल्याण पोल, महक सलमानी, नेहा मलिक सोनीपत से, श्रवण कुमार यूपी से, प्रीति पटेल, मधुमाला बंसोद, रवि विश्वकर्मा और डिम्पल शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी प्यारी फैमिली का धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे एक और नई स्टोरी के साथ।